हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक एंटीबॉडी जनरेटर होता है, यानी जिसकी वजह से एंटीबॉडी बनती है शरीर में, वो एंटीजन होता है। बेसिकली अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एंटीजन एक ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल है जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, यानी कि जिसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो एक एंटीजन होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो जो मॉलिक्यूल है वो फॉरेन होना चाहिए, और दूसरा उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, दैट मीन्स हम उस फॉरेन मॉलिक्यूल को एंटीजन बोल सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन तो होते हैं पर वो एंटीजन नहीं कहला सकते। इसका रीज़न ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उतना नहीं होता जितना एक एंटीजन होने के लिए चाहिए, जिस वजह से बॉडी में वो जैसे आते हैं तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है उनके अगेंस्ट। ठीक है, पर ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर इनको एक कैरियर मिल जाए तो ये वो साइज़ अटेन कर लेते हैं एज अ एंटीजन, यानी कि एक एंटीजन बनने के लिए वो साइज़ अटेन कर लेते हैं और फिर ये एक एंटीजन की तरह बिहेव कर पाते हैं। तो ऐसा भी होता है। कई बार कुछ फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीजन ना होकर एलर्जन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर एंटीजन होने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फॉरेन मॉलिक्यूल हो और इम्यून रिस्पॉन्स आए इसमें। ठीक है, और जो एंटीजन होते हैं वो मोनोवैलेंट भी हो सकते हैं, जबकि जो हमारे एलर्जन होते हैं वो हमेशा डाईवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो एलर्जन और एंटीजन में भी कुछ फ़र्क है जिस पे हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं एंटीजन पे। ठीक है, तो एंटीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ये एक ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल होता है जिसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। अब ये जो हमारे एंटीजन्स होते हैं इनके ऊपर एक स्पेशल तरीके के हम बोल सकते हैं पैटर्न्स होते हैं, जिन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो हमारे एंटीजन्स होते हैं उनके ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम एपिटोप बोलते हैं या फिर इंटरजेनिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे एपिटोप्स होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो पैराटोप्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम पैराटोप्स बोलते हैं। ये पैराटोप्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट एपिटोप्स को। ठीक है, तो एंटीजन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो होते हैं एपिटोप्स, और जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं पैराटोप्स। ठीक है, तो एपिटोप को रिकॉग्नाइज करने का काम हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं। तो ये हमारी बात हुई एंटीजन की। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एंटीजन में होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। जो एंटीजन होता है उसकी कोई ना कोई वैलेंसी होती है, जैसे कि वो मोनोवैलेंट हो सकता है। अगर उसके ऊपर सिंगल एपिटोप होगा यानी एक ही एपिटोप होगा तो वो मोनोवैलेंट होगा। अगर दो एपिटोप्स होंगे तो बाईवैलेंट होगा। तीन एपिटोप्स होंगे तो ट्राईवैलेंट होगा। फोर एपिटोप्स होंगे तो टेट्रावैलेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी होती है एंटीजन की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा एपिटोप्स होंगे उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी, यानी नंबर ऑफ एपिटोप्स एंटीजन के ऊपर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा आएगा उसके अगेंस्ट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एपिटोप्स होंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एपिटोप्स दिए हुए हैं और हमें अरेंज करना है कि किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी, किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, तो नंबर ऑफ एपिटोप्स जिसके ज़्यादा होंगे उस पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एपिटोप्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो एपिटोप्स है हमारे वो जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी, यानी उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उनके अगेंस्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा एपिटोप्स में, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो एपिटोप है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन अगर हमारा एपिटोप है तो प्रोटीन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होंगी प्रोटीन के अंदर, उतनी ज़्यादा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगी और उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा।
ठीक है, समझ रहे हैं आप ये चीज़? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन का क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्चरी भी होता है और क्वाटरनरी भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो तो जस्ट अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे बीटा और अल्फा आते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्चरी होती है और फिर क्वाटरनरी होता है। तो अगर हमारे पास प्रोटीन एंटीजन में एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, एक टर्चरी में है, एक क्वाटरनरी में है, तो सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स क्वाटरनरी प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट आएगा। ठीक है, यानी जो क्वाटरनरी एपिटोप्स होंगे, समझ रहे हैं आप ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होगी तो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एंटीजन भी होता है हमारा, एलपीएस एंटीजन भी होता है। ठीक है, उनके अगेंस्ट भी यही सेम चीज़ है कि अगर उनमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे तो ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स, अगर कम वेरिएशन होंगे तो उतना ही कम इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर प्रोटीन, एलपीएस और कार्बोहाइड्रेट में कंपेयर किया जाए तो किन की ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास पर भी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा एंटीजन का, उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी, उतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोर मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन कुड हैव हायर नंबर ऑफ एपिटोप्स, यानी कि अगर कोई भी हमारा एंटीजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास नंबर ऑफ एपिटोप्स भी ज़्यादा हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये चीज़? तो इसलिए ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, कुछ क्वेश्चंस की, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस एंटीजन के अगेंस्ट कितना रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली क्वेश्चन CSIR में भी और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर इम्यूनोलॉजी आती है वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट एंटीजन दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो इन क्वेश्चन से हम ये भी चीज़ समझ पाएंगे कि प्रोटीन के अगेंस्ट ज़्यादा आएगा कि कार्बोहाइड्रेट, या क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके जब हम उनको करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी इस कंसेप्ट को लेके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स विल बी मैक्सिमम। इनमें से किस एंटीजन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट आएगा। आप समझते हैं कैसे? बेसिकली जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट दोनों रिस्पॉन्स आते हैं। बी सेल रिस्पॉन्स भी आता है, टी सेल रिस्पॉन्स भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जो प्रोटीन होती है उसमें फोल्डिंग्स होती हैं, या तो वो सेकेंडरी, टर्चरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर डीएनए, आरएनए से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में प्रोटीन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसके कारण प्रोटीन के अगेंस्ट सबसे अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसमें कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, यानी बी सेल और टी सेल मीडिएटेड दोनों तरीके के रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट आते हैं। इसके अलावा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कम वेरिएशन रखता है, यानी उसमें प्रोटीन से कम वेरिएशन है, और लिपिड में कार्बोहाइड्रेट से भी कम वेरिएशन है, और डीएनए आरएनए में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए और आरएनए तो कंजर्व ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसका एक सीक्वेंस भी लगाना चाहें, एक ऑर्डर भी लगाना चाहें इम्यून रिस्पॉन्स का, तो हम लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्यूनोजेनिसिटी होगी या इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो प्रोटीन के अगेंस्ट आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन होगा, और प्रोटीन से कम होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से कम होगा लिपिड, और लिपिड से कम होगा डीएनए आरएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि डीएनए आरएनए के अगेंस्ट तो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, तीनों के अगेंस्ट आएगा बस, जिसमें प्रोटीन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद लिपिड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से कि किस तरीके से हमें सीक्वेंस अरेंज करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हमने 4 माइस लिए, ठीक है, जो कि हैं हमारे M1, M2, M3 और M4। ठीक है,
हमने क्या किया, M1 माइस में हमने इंजेक्ट किया बोवाइन इंसुलिन, ठीक है, जो एक कैटल होते हैं ना, गाय भैंसे, इनका जो इंसुलिन होता है वो हमने M1 में इंजेक्ट किया। M2 में हमने इंजेक्ट किया ह्यूमन एंटीबॉडी को, और M3 में इंजेक्ट किया हमने लिपोपॉलीसेकेराइड को, और M4 में हमने इंजेक्ट किया डेक्स्ट्रन को। अब हमें इसमें बतानी है कि इम्यूनोजेनेसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा M2, M1, M4 एंड M3, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हमारा M2 में आएगा। अब समझते हैं कि इसका रीज़न क्या है। बेसिकली M2 में हमने इंजेक्ट की थी ह्यूमन एंटीबॉडी। अब जो ह्यूमन एंटीबॉडी होती हैं वो हेट्रोपॉलीमर होती हैं प्रोटीन का, एक तो प्रोटीन ऊपर से हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। समझते हैं कैसे। प्रोटीन वैसे ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, प्रोटीन के अगेंस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ऊपर से प्रोटीन क्या है, हमारा हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। हेट्रो का मतलब और भी उसमें डिफरेंट यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो यानी वेरिएशन आ गया। तो हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन है हमारा ह्यूमन आईजी यानी ह्यूमन एंटीबॉडी, इस वजह से इसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद जो हमारा M1 है उसमें M2 से थोड़ा कम आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा M1 होगा। M1 में हमने बोवाइन इंसुलिन इंजेक्ट किया था। तो बोवाइन इंसुलिन, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, पर ये जो इंसुलिन है ये एक होमोपॉलीमर है। तो है तो ये प्रोटीन, पर इसमें वेरिएशन थोड़ा सा कम है क्योंकि ये होमोपॉलीमर है, एक जैसी यूनिट इसमें जुड़ी हुई है। तो क्योंकि ये होमोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन है तो इसमें रिस्पॉन्स अच्छा तो आएगा, पर हेट्रोपॉलीमर से कम आएगा। तो यानी कि M2 से कम रिस्पॉन्स आएगा पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसमें भी। तो M2 के बाद हमारा M1 होगा फिर, क्योंकि M1 में हमने बोवाइन इंसुलिन इंजेक्ट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है M4। अब इससे कम आएगा M4 में, क्योंकि M4 में हमने किया था इंजेक्ट डेक्स्ट्रन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का होमोपॉलीमर है। तो प्रोटीन से कम इम्यून रिस्पॉन्स कार्बोहाइड्रेट में आता है, और सबसे कम इम्यून रिस्पॉन्स M3 में आएगा, क्योंकि उसमें हमने इंजेक्ट किया था LPS यानी लिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि एक लिपिड है। लिपिड के अगेंस्ट सबसे कम इम्यून रिस्पॉन्स आएगा इनमें से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हेट्रोपॉलीमर में ज़्यादा आता है इम्यून रिस्पॉन्स, होमोपॉलीमर में कम आता है, ठीक है। अब हेट्रोपॉलीमर, मान लीजिए कि होमोपॉलीमर प्रोटीन का है और हेट्रोपॉलीमर कार्बोहाइड्रेट का है, ये भी तो केस हो सकता है ना, कि मान लीजिए होमोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन है एक एंटीजन और दूसरा हेट्रोपॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर किस में इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर फिर हमें हेट्रो होमो नहीं देखना है, हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखना है। तो सबसे ज़्यादा हर एक केस में प्रोटीन में ही आएगा, भले ही प्रोटीन का होमोपॉलीमर क्यों ना हो। जब कंपैरिजन चल रहा होगा होमोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन और हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन में, तब हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन को हमें देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। पर अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कंपैरिजन है तो होमो हेट्रो को छोड़ देना है हमें, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि होमो हेट्रो हमें सेम में देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन कंसेप्ट्स की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने 2 माइस लिए जहाँ पर M1 और M2 है। वो M1 में हमने हीमोसाइनिन को इंजेक्ट किया। हीमोसाइनिन हमने लिया की होल लिम्पेट से। की होल लिम्पेट एक ऑर्गेनिज्म है। हमने क्या किया, की होल लिम्पेट से हमने हीमोसाइनिन लिया और M1 में हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बोवाइन इंसुलिन लिया और M2 में इंजेक्ट कर दिया। अब हमें बताना है कि इम्यून रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा किस में आएगा। तो बेसिकली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीमोसाइनिन भी एक प्रोटीन है जो कि होमोपॉलीमर है, और बोवाइन इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो कि होमोपॉलीमर है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, फंस गए यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्रोटीन ही है और दोनों ही होमोपॉलीमर है। तो अब बताओ कि सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा हमारा M1 के अंदर, ठीक है। M1 के अंदर सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा जहाँ पर हीमोसाइनिन को इंजेक्ट किया गया है। अब इसका रीज़न क्या है, बेसिकली जो हमारा माउस है और जो हमारा की होल लिम्पेट है उनमें फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैटल और माउस में, जिस वजह से जब हम माउस के अंदर की होल लिम्पेट की एक प्रोटीन डालेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इसका मतलब ये है
कि अगर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इम्यूनोजेनिसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा दूर के ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होंगे एक दूसरे के लिए। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन M1 माउस ह्यूमन मायोग्लोबिन इज इंजेक्टेड एंड इन माउस M2 ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज इंजेक्टेड, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि M1 में हमने क्या किया, मायोग्लोबिन डाला ह्यूमन का, और M2 में हमने हीमोग्लोबिन डाला। ठीक है, तो हमें इम्यूनोजेनिसिटी बतानी है। आप देख पा रहे हो कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ह्यूमन की ही क्या है, हमारी प्रोटीन्स हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएं इम्यूनोजेनिसिटी का, तो बेसिकली अब हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली मायोग्लोबिन जो है लेस कॉम्प्लेक्स है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि मायोग्लोबिन में टर्चरी फोल्डिंग होती है जबकि हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी फोल्डिंग होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इस वजह से M2 के अंदर ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होगा, M1 के अंदर कम इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास 4 एंटीजन है। पहला एंटीजन है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, दूसरा है हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, तीसरा है एरोमेटिक अमीनो एसिड, और चौथा है एरोमेटिक अमीनो एसिड पर होमोपॉलीमर। तो हमें बताना है कि किस केस में सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होगा हमारे डी एंटीजन में, एरोमेटिक होमोपॉलीमर। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। इसका रीज़न ये है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी उनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो डी के अगेंस्ट होगा, एरोमेटिक होमोपॉलीमर के। देखो, एरोमेटिक अमीनो एसिड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो ग्लाइसिन जो है वो तो सिंपल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन के ऑप्शंस को तो हटा ही देते हैं। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड 2 हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इनमें क्या फ़र्क है, जो सी वाला हमारा एंटीजन है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है पर वो सिंगल है, वो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, जबकि जो हमारा एरोमेटिक होमोपॉलीमर है वो एक पॉलीमर है। ठीक है, तो जो हमारा डी एंटीजन है वो एक एरोमेटिक होमोपॉलीमर है, वो एक पॉलीमर है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो आएगा एरोमेटिक होमोपॉलीमर के अगेंस्ट, उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड के अगेंस्ट। फिर हमारे 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन दोनों में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें होगी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। तो हेट्रोपॉलीमर में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसलिए हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, और उसके बाद होमोपॉलीमर। तो सबसे कम होमोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन में आएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डी में सबसे ज़्यादा, देन सी, देन बी, देन ए, इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं हमारे इम्यूनोजेनिसिटी के ऊपर या इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर लिया एंटीजन के कंसेप्ट में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।